मिलिट्री एंगेजमेंट्स में विक्ट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है टैक्टिकल विक्ट्री और एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। टैक्टिकल विक्ट्री हम तब कहते हैं जब आपका कोई बहुत स्पेसिफिक छोटा सा कोई ऑपरेशन होता है, कोई छोटा मिशन होता है, उसमें आपका एक सेट ऑब्जेक्टिव होता है और उसको आप हासिल कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक छोटे से स्क्वाड के लीडर हो और आपका ऑब्जेक्टिव था 1 किलोमीटर दूर एनिमी टेरिटरी में जाके आगे एनिमी का बंकर डिस्ट्रॉय करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव आपने हासिल कर लिया तो आपको एक टैक्टिकल विक्ट्री मिल गई। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। स्ट्रेटेजिक विक्ट्री आपको तब मिलती है जब आप किसी बड़े मिलिट्री कैंपेन में अपने एनिमी को डिसाइसिवली हरा देते हो और उसके वजह से उस बैटल का या वॉर का जो डायरेक्शन है वो आपके फेवर में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक बहुत बड़े एरिया में जहाँ पे एनिमी था वहां से एनिमी को निकाल दिया, या फिर आपने एनिमी की वॉर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इन सारी चीज़ों से वॉर में जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है वो आपके फेवर में होता है, इसीलिए आपको स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मिलती है। टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री में एक कनेक्शन भी है। बहुत सारी छोटी छोटी टैक्टिकल विक्ट्रीज मिलके एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री बनाती है। इसीलिए किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कमांडर का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऐसी यूनिट्स को मैदान पे उतारे जो उनको टैक्टिकल विक्ट्रीज दिला सके। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्ल हार्बर के अटैक की। पूरे मॉडर्न वॉरफेयर में ये एक मिलिट्री एंगेजमेंट बहुत ही अनोखा है, क्योंकि इसमें जापान को पूरी वन साइडेड अमेजिंग टैक्टिकल विक्ट्री मिली थी। पर इसी एक टैक्टिकल विक्ट्री की वजह से जापान को एक डेवास्टेटिंग स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ। और ये एग्जैक्टली कैसे हुआ, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है अर्ली 1900 से। इसके पहले तक जापान और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में कोई खास तनाव नहीं था, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इनके अच्छे रिलेशंस थे। और ये वो टाइम था जब जापान को लोग एक वॉरियर स्टेट की तरह देखते थे। मतलब इस देश के ज्यादातर लोग वॉरियर कल्चर को या वॉरियर्स बनने को बहुत गौरव की बात मानते हैं, और ये सही बात भी है। उस समय जापान का कल्चर ऐसा हो गया था कि नॉर्मल लोग जो पोएम्स पढ़ रहे हैं या कोई स्किट देख रहे हैं, कोई ड्रामा हो रहा है, तो हर जगह पे अगर आपने कोई वॉरियर दिखाया है तो जनरली आप उसको एक गौरव वाला या फिर हमेशा सही काम करने वाला ऐसा ही कैरेक्टर दिखाते थे। तो वॉरियर्स की एक बहुत स्पेशल और बहुत ऊंची रिस्पेक्ट वाली पोजीशन थी उस समय की जापानी सोसाइटी में। तो एक ऐसा देश जहाँ पे वॉरियर्स की इस तरह से पूजा हो रही है, उस देश को बिल्कुल एडवांस्ड बैटलफील्ड टैक्टिक्स और बिल्कुल नए वेपन्स मिल जाए, उनकी मशीनरी मिल जाए, तो आप सोचिए कि एक ये कॉम्बिनेशन है ये कैसी जगह बनेगी। और इसी वजह से उस समय जापान एक डेडली मिलिट्री फोर्स बन गया था। और 1905 में जब जापान और रशिया के बीच में वॉर हुआ, जिसको रूसो जापानीज वॉर कहते हैं, उस लड़ाई में जब जापान ने इतने बड़े रशिया को हरा दिया, तब तो भाई ये बात सबने मान ली कि जापान एक बड़ा मिलिट्री पावर है। और दूसरी एक बात जो उनके फेवर में थी वो ये भी थी कि एशिया में एक वही कंट्री था जिसको वेस्टर्न पावर्स ने कॉलोनाइज नहीं किया था। जब जापान ने रशिया को हराया तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी मिलिट्री की रेपुटेशन बहुत बड़ी लोगों की नज़र में, और इसी की वजह से जापान की जो गवर्नमेंट है जिसको सिविलियंस चलाते थे, उसमें मिलिट्री का इंटरवेंशन, मिलिट्री का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अब मिलिट्री के जो लोग थे वो पॉलिटिक्स में आने लगे और वही इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली सारे मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते थे। और इसी की वजह से उस समय जापान में बहुत तेजी से मिलिटराइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। अब जैसे जैसे जापान की इकोनॉमी मजबूत होने लगी, वहां की मिलिट्री मजबूत होने लगी, वैसे वैसे जापान के अंदर ये महत्वाकांक्षा होने लगी कि हमको अपना एक एम्पायर बनाना है। और उनका ये मानना था कि इस एम्पायर से वो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से अपने बाकी नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को बचाएंगे। जापान के मिलिटरिस्ट्स 1930 तक साउथ ईस्ट एशिया के एक पर्टिकुलर रीजन को सदर्न रिसोर्सेज एरिया कहते थे। इस एरिया में मलया, फिलीपींस, इंडो चाइना और डच ईस्ट इंडीज आता था। पर यह भाषा मिलिट्री वालों की थी। पॉलिटिशियंस और सिविलियंस इस जगह को ये नाम नहीं देते थे। वो इस रीजन को कहते थे ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फेयर, ताकि जब वो इन एरियाज को एक्चुअली जीत रहे हो तो लोगों को ये कह सके कि हम आपके भाई हैं, आपके ही अपने हैं, और हम एशिया को एशियंस के बीच में रखेंगे, इन वेस्टर्नर्स को हम बाहर निकालेंगे। इस एरिया में जापान को इसलिए भी कॉन्क्वेस्ट करना था क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्री को और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां से बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था, और इस एरिया में भर भर के चीप लेबर भी था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत थी। तो इसीलिए जापान के प्लानर्स ये सोच रहे थे कि अगर इस एरिया पे पकड़ बना ली तो पूरी दुनिया की सुपर पावर बनने से जापान को कोई रोक नहीं पाएगा। पर यह भी एक दो धारी तलवार की तरह थी, क्योंकि अगर नहीं जीत पाते तो जापान की बढ़ती इंडस्ट्री, उनकी बढ़ती मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं था, क्योंकि जापान एक छोटी कंट्री थी और जितना उनको मटेरियल चाहिए था, जितना उनको एक्सपेंशन के लिए सामान चाहिए था, वो ज्यादातर सामान वो बाहर से मंगवाते थे। जापान के स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स ऑयल और मेटल,
ये दोनों चीजें वो लोग ज्यादातर यूएस से इंपोर्ट करते थे। अब यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और उनकी गवर्नमेंट के लीडर्स को ये समझ में आ गया था कि जापान को हमारे रॉ मटेरियल की जरूरत है और इसी रॉ मटेरियल को यूज करके वो अपने एक्सपेंशन का प्लान बना रहे हैं। और इसी वजह से रूजवेल्ट ये सोच रहे थे कि अगर हम ट्रेड पे प्रेशर डाल के, मतलब इन सामानों के ट्रेड को हम अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें, कम कर दें, तो 1937 में जो जापान चाइना के अंदर घुस गए वो अपना मिलिट्री एक्शन वहां पे कम करेंगे और शायद से चाइना से बाहर आ जाएंगे। अब एक तरफ रूजवेल्ट सोच रहे थे कि अगर वो ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स जापान को नहीं देंगे तो जापान की कॉन्क्वेस्ट की स्पीड कम हो जाएगी और फिर जापान पीछे हट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो रूजवेल्ट सामान नहीं दे रहे हैं जापान के लोगों को, जापान के लोग उसको ऑफेंसिव मानेंगे या उनको बुरा लगेगा। उनको ऐसा लगेगा कि यूएस हमसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जापान एक वॉरियर स्टेट था और उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन पे मिलिट्री का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, तो ऐसा लगना जायज था। इसीलिए सीधा एम्बार्गो लगाने के बजाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्डेल हल ने जुलाई 1938 में कहा कि हमको एक मॉरल एम्बार्गो लगाना चाहिए। यानी इसमें उन्होंने अपनी अमेरिकन कंपनीज को जो जापान को सामान भेजती थी, ट्रेड करती थी उनके साथ, उनको कहा कि हमको ऐसे देश को सामान नहीं देना चाहिए जो हमारे सामान को यूज करके, हमारे मेटल को यूज करके, हमारे इक्विपमेंट को यूज करके किसी दूसरे देश पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। हमको मॉरली लोगों को बोलना चाहिए, हम कोई ऑफिशियल रूल नहीं बनाएंगे, कोई लॉ नहीं बनाएंगे इसके लिए। और इस बात का एक्चुअली इंपैक्ट हुआ। बहुत सारी अमेरिकन मैन्युफैक्चरर और कंपनीज ने जापान को अपने सामान को एक्सपोर्ट करना धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। इस मॉरल एम्बार्गो के साथ अमेरिका की गवर्नमेंट अपने बैंक्स को भी कह रही थी कि जापान के लोगों को, उनकी कंपनीज को लोन मत दो, स्पेशली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो किसी ना किसी तरह से वॉर से कनेक्टेड है। रूजवेल्ट की अपनी गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें करके रूजवेल्ट जानबूझ के जापान को उंगली कर रहे हैं और जापान के लोग गुस्सा हो जाएंगे। परंतु फिर भी यूएस ने जुलाई 1939 में जापान को एक फॉर्मल नोटिस भेजा कि वो जापान के साथ अपनी ट्रेड ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। अब ये एक फॉर्मल एम्बार्गो था। इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच में अब टेंशंस को कम करने के लिए 1939 और 1940 में बहुत हाई लेवल मीटिंग्स हुई। पर तब तक तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि यूरोप में वॉर शुरू हो चुका था और जापान भी चाइना के अंदर अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को रोक नहीं रहा था। तो 1940 में यूएस गवर्नमेंट ने जुलाई में एक मैसिव एम्बार्गो लगा दिया जापान के ऊपर, जिसकी वजह से सिर्फ ऑयल, मेटल और प्लेन्स नहीं बल्कि वॉर के लिए जितनी भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे वेपन्स, एम्यूनिशन, एविएशन गैसोलीन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीन टूल्स, स्क्रैप आयरन, स्टील, कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सब का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। और जैसा बहुत सारे लोग सोच रहे थे, इन सारे एम्बार्गोज लगाने के बाद भी जापान ने चाइना के अंदर अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को नहीं रोका, बल्कि उन्होंने अपनी इंटेंसिटी और बढ़ा दी। पर जापान के सामने समस्या ये थी कि चाइना के अंदर ये जो मिलिट्री एक्शन कर रहे थे वो ये जानते थे कि वो लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सामान का, उन्होंने सारे एम्बार्गो लगा के रखे हैं। तो अब जापान के जो प्लानर्स थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बैठ के इस पे विचार विमर्श करना शुरू किया कि अब क्या किया जाए। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जापान की पॉलिटिक्स में बहुत सारा मिलिट्री का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी आ चुका था। अब जापान के सामने दो रास्ते थे, या तो वो चाइना से अपने आप को पीछे करें और जो यूएस ने एम्बार्गो लगा के रखा है उस एम्बार्गो को हटाएं और यूएस से सामान लेना वापस शुरू करें, और दूसरा ऑप्शन था कि एम्बार्गो को लगे रहने दो, हम चाइना में अपना काम करते रहेंगे और किसी तरह से यूएस पे प्रेशर डाला जाए कि एम्बार्गो हटा दे। अब अमेरिका एम्बार्गो क्यों हटाएगा? तो उस समय जापानीज प्लानर्स का ये मानना था कि अमेरिका की जो जनता है उस समय की, उसको बस मौज मस्ती करने की आदत है और ये लोग लड़ाई करने का या फिर ये मार्शल रेस नहीं है, ये लड़ने के लिए तो तैयार नहीं होंगे। तो अगर हमने इनके ऊपर एक मैसिव और बहुत डिस्ट्रक्टिव अटैक कर दिया तो एक झटके में हम अमेरिकन गवर्नमेंट को नीचे झुका सकते हैं, और इसीलिए फिर जापान की गवर्नमेंट ने वॉर के रास्ते को चुना। और दूसरी तरफ अमेरिका में रूजवेल्ट भाई साहब भी पीछे नहीं हट रहे थे। 1941 में उन्होंने जुलाई में एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर जितने भी जापानीज एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जापान ने एक बहुत बड़ा गुल्लक रखा था अमेरिका के अंदर और उसमें पैसे रखे थे, अपने एसेट्स रखे थे, अपना सामान रखा था। अब अमेरिका कह रहा है कि ये गुल्लक हमारी जमीन पे है, अब इसको जापान टच नहीं कर सकता। तो जब भी पैसे की बात आती है, आपने मेरा पैसा अगर रोक के रखा है तो फिर मैं गुस्सा होऊंगा ही होऊंगा। और जापान के लोग और भड़क गए और ये जो वो वॉर के रास्ते पे चल रहे थे अमेरिका के साथ, वो उनकी स्पीड चलने की और बढ़ गई। जापान के सामने समस्या ये थी कि वो जानते थे कि उनके पास नया रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है अमेरिका से। तो उन्होंने सब हिसाब किताब लगाया और ये कैलकुलेट किया कि हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है कि हम 6 महीने तक बिना अमेरिका से नई सप्लाईज लिए हम जो मर्जी चाहे कर सकते हैं।
पर उसके बाद हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। तो रॉ मटेरियल्स की समस्या को सॉल्व करने के लिए जापान ने ये प्लान बनाया कि हम साउथ ईस्ट एशिया में जो यूएस, यूके और नेदरलैंड्स की कॉलोनीज हैं, हम उन पे अगर हमला करें तो वहां से हमको बहुत सारा ऑयल, रबर, मेटल, बहुत सारा रॉ मटेरियल हमको वहां से मिल जाएगा। और इसीलिए अब जापान के जो टॉप लीडर्स थे उनके मन में बात क्लियर हो गई कि अब यूएस के साथ एक जंग होगी। पर ये बात भी सब जानते थे कि एक बड़े और खींची हुई लड़ाई में यूएस को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जापान एक छोटी कंट्री था और यूएस एक बड़ी कंट्री था, ज़्यादा पॉपुलेशन थी, बहुत सारा उनके पास रॉ मटेरियल था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। तो ऐसी कंट्री को आप लंबे वॉर में नहीं हरा सकते। और यहीं पे एंट्री होती है जापान की नेवी के कंबाइंड फ्लीट के कमांडर एडमिरल इशिरोकु यामामोतो की। उनका मानना यह था कि अगर जापान साउथ पैसिफिक के रीजन में कोई भी मिलिट्री कैंपेन करता है तो उनको रोकने की रियल ताकत बस यूएस के पैसिफिक फ्लीट के पास है। तो अगर हम यूएस की पैसिफिक फ्लीट को ही डिस्ट्रॉय कर दें, तो अगर जापान ने ऐसा कर दिया तो यूएस जापान को रोकने के लिए तुरंत कुछ नहीं कर पाएगा और लगभग 6 महीने का टाइम मिलेगा। उस 6 महीने में जितना भी जापान को चाहिए साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में वो कोहराम मचा सकते हैं। इसीलिए यामामोतो ने एक बार कहा था, We should do our very best to decide the fate of the war on the very first day। इसका मतलब वो ये कह रहे थे कि हम अमेरिका के ऊपर इतना जोरदार अटैक करें कि पहले ही दिन लड़ाई का फैसला हो जाए। पर व्यक्तिगत लेवल पे यानी पर्सनल लेवल पे यामामोतो नहीं चाहते थे कि यूएस के साथ लड़ाई हो, और वो इसलिए नहीं क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर था, वो तो था ही, पर उसके अलावा यामामोतो पर्सनली भी यूएस के साथ कनेक्टेड थे। यामामोतो 1904 में जापान की नेवल एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे और 1905 में रूसो जापानीज वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें उनको इंजरी भी हुई थी। उनको ऐसी चोट लगी थी कि उनके लेफ्ट हाथ की 2 उंगलियां चली गई थी और इसकी वजह से उनको नेवी से निकाला जाने वाला था, पर ऐसा नहीं हुआ। यामामोतो नेवी में धीरे धीरे प्रमोट होने लगे और 1919 से लेकर 1921 तक वो अमेरिका गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, और इनको जापान की मिलिट्री नहीं भेजा था वहां पढ़ने के लिए। और ऐसा अक्सर होता है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने मिलिट्री के ऑफिसर्स को दूसरे कंट्रीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे रह के यामामोतो ने देखा कि अमेरिका की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितनी ज्यादा है और कितना पैसा है इनके पास। हार्वर्ड से लौटने के बाद वापस जापान में आके वो एक नेवल वॉर कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बने। इसके बाद वो प्रमोट होकर कैप्टन बने और एक बार फिर से वो यूएस गए। इस बार वॉशिंगटन गए थे यूएस की मिलिट्री को इंस्पेक्ट और ऑब्जर्व करने के लिए। उनका ऑफिशियल टाइटल था, वो जापानीज नेवी के मिलिट्री अटैचे थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यामामोतो ने यूएस के अंदर काफी टाइम स्पेंड किया था। फिर कुछ और साल बीते और फाइनली 1939 में यामामोतो को जापान की नेवी की कंबाइंड फ्लीट का कमांडर बना दिया गया। यहाँ कमांडर बनते ही उनको बताया गया कि उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जापान की नेवी को यूएस और ब्रिटेन के खिलाफ वॉर के लिए तैयार करना, जो कि यामामोतो कतई नहीं चाहते थे, पर उनको ये ऑर्डर मिला था तो उनको ये करना तो था। और ये करने के लिए उनका आइडिया ये था कि किसी तरह से यूएस की पैसिफिक फ्लीट को डिस्ट्रॉय किया जाए, और इसके लिए उनके दिमाग में जो टारगेट आया वो था यूएस का एक नेवल बेस हवाई में, जिसका नाम था पर्ल हार्बर। अगर आप मैप पे देखेंगे तो पर्ल हार्बर यूएस से जुड़ा हुआ नहीं है, यूएस से काफी दूर है, पर यहाँ पे यूएस नेवी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। तो किसी तरह से अगर इस प्रेजेंस को तोड़ दिया जाए तो यूएस फिर साउथ पैसिफिक में जापान को रोकने के लिए तुरंत कुछ नहीं कर पाएंगे। पर्ल हार्बर पे अटैक करने का आइडिया आया, ये हो गई एक बात। पर दूसरी बात थी इस अटैक को एक्चुअली एग्जीक्यूट करना, और इस चीज को लोग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानते थे। उसके 2 रीजंस थे। पर्ल हार्बर पे अटैक करने के लिए आपको बहुत सारे एयरप्लेन्स की जरूरत थी, और इन एयरप्लेन्स को कैरी करने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए आपको बहुत सारी शिप्स की जरूरत थी। अब इतनी सारी शिप्स को जब आप पैसिफिक ओशन में ओपनली लेके चलोगे तो कोई ना कोई तो आपको देख ही लेगा और आपके ऊपर अटैक कर देगा। और दूसरा रीजन ये था कि पर्ल हार्बर पे एरियल अटैक करना इतना आसान नहीं था। वो ये था कि पर्ल हार्बर एक शैलो बीच था। पोर्ट्स जनरली 2 तरह के होते हैं, या डीप या शैलो। डीप पोर्ट वो होते हैं जहाँ पे पानी की गहराई काफी होती है, और शैलो पोर्ट्स में पानी की गहराई कम होती है। तो अगर आप किसी शैलो बीच के ऊपर टॉर्पीडोज ड्रॉप करके अटैक करने वाले हो तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब आप प्लेन से टॉर्पीडो ड्रॉप करते हो तो पानी में गिरने के बाद टॉर्पीडो काफी नीचे गहराई तक जाता है, उसके बाद वो सीधे टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो अगर आपका बीच शैलो है, वहां पानी की गहराई कम है, तो अगर आपने आसमान से टॉर्पीडो ड्रॉप किया तो पानी में गिरने के बाद वो सीधा पानी के बेस पे जाके लगेगा, टारगेट पे जाएगा ही नहीं। और इसीलिए सब ये मानते थे कि पर्ल हार्बर के ऊपर एक एरियल टॉर्पीडो अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर नवंबर 1940 में इस एरिया में एक ब्रेक थ्रू हुआ। यूरोप में तो ऑलरेडी वॉर चल रहा था, तो इस वॉर के दौरान ब्रिटिश टॉर्पीडो प्लेन्स ने सदर्न इटली के टैरेंटो नेवल बेस पे एक सक्सेसफुल एरियल टॉर्पीडो अटैक किया। अब यामामोतो ने इस अटैक को बहुत ध्यान से स्टडी किया और उन्होंने नोटिस किया कि टैरेंटो बेस और ये पर्ल हार्बर दिखने में बहुत सेम है और ये दोनों शैलो बीचेस हैं।
अब यहाँ पे जो टोरंटो पे सक्सेसफुल एरियल टॉर्पीडो अटैक किया था ब्रिटिश प्लेन्स ने, वो इसलिए किया था क्योंकि उनके प्लेन्स इस तरह से फ्लाई कर रहे थे कि टॉर्पीडो पानी में गिरने के बाद बहुत गहराई तक जाए ना। तो ब्रिटिश पायलट्स के स्किल्स की वजह से वो टॉर्पीडो इस तरह से फायर कर पाए। अब इस चीज को यामामोतो ने स्टडी किया और इसको और इम्प्रूव किया। उन्होंने अपने पायलट्स की ट्रेनिंग तो बढ़ाई, पर साथ ही साथ उन्होंने टॉर्पीडो के डिजाइन्स में भी चेंज करा। जो समय का कन्वेंशनल टॉर्पीडो था वो पानी में गिरने के बाद पहले 100 फीट गहराई तक जाता था, उसके बाद वो टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू करता था। अब यामामोतो ने इन टॉर्पीडोज में लकड़ी के फिन्स लगा दिए, जिसकी वजह से इन टॉर्पीडो का वजन कम हो गया। तो जब इनको आप प्लेन से ड्रॉप करते थे तो पानी में गिरने के बाद 100 फीट तक नहीं, ये सिर्फ 40-50 फीट तक जाते थे, उसके बाद टारगेट की तरफ बढ़ने लगते थे। और यही जो इनोवेशन जापानीज लोगों ने किया था, इसको उन्होंने पर्ल हार्बर के अटैक में यूज किया। अब वापस बात करते हैं पॉलिटिक्स की। तो यूएस और जापान के रिलेशंस ऑलरेडी खराब हो चुके थे। तो सितंबर 1941 में जापान के सबसे बड़े लीडर हिडेकी टोजो ने हवाईयन ऑपरेशन की परमिशन दे दी, मतलब पर्ल हार्बर पे अटैक करने के लिए उन्होंने ओके कह दिया। पर यह बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थी, जापान की पब्लिक को इसका कोई भी आइडिया नहीं था। इवन यूएस को भी इस बात का शक ना हो, इसके लिए यूएस में जो जापानीज एम्बेसडर थे उनको भी नहीं बताया गया कि कोई अटैक प्लान हो रहा है। उनको यह तक कहा गया कि यूएस के साथ नेगोशिएशंस होते रहने चाहिए, जबकि दूसरी तरफ जापान अपनी स्ट्राइक फोर्स तैयार कर रहा था। इस स्ट्राइक फोर्स में 2 फ्लीट कैरियर्स, 2 लाइट कैरियर्स, एक बैटलशिप से कन्वर्ट किया गया कैरियर, एक क्रूजर से कन्वर्ट किया गया कैरियर, 2 बैटलशिप्स, 2 क्रूजर्स, एक स्क्रीन ऑफ डिस्ट्रॉयर्स और 8 सपोर्ट वेसल्स शामिल थे। इस स्ट्राइक फोर्स के डायरेक्ट कमांडर थे वाइस एडमिरल च्यूची नागुमो। और 26 नवंबर की सुबह 6 बजे ये स्ट्राइक फोर्स पर्ल हार्बर के लिए रवाना हो गई। इस स्ट्राइक फोर्स ने पूरी तरह एक रेडियो साइलेंस मेंटेन किया। इसके अलावा उन्होंने डिकॉय रेडियो मैसेजेस भी भेजे, जिसको सिग्नस डिसेप्शन कहते हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएस फोर्सेस को उनकी मूवमेंट का बिल्कुल भी पता नहीं चला। अमेरिकन नेवल प्लानर्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी शिप मूवमेंट बिना रेडियो कम्युनिकेशन के कंडक्ट की जा सकती है, पर जापानीज स्ट्राइक फोर्स ने करके दिखाया। यूएस नेवल इंटेलिजेंस का यह भी मानना था कि अगर जापान को अटैक करता है तो वो मार्शल आइलैंड से अटैक करेगा, क्योंकि वही जापान के सबसे नजदीकी टेरिटरी था जो हवाई के पास पड़ता था। अब बात करते हैं एक बार यूएस के साइड की। पर्ल हार्बर में बेस फ्लीट के कमांडर एडमिरल हस्बैंड किमिल ने अपने आसपास जितने भी थोड़े बहुत रिकॉनेसेंस प्लेन्स थे उनको मार्शल आइलैंड्स के ऊपर पेट्रोल करने के लिए भेज दिया। उनको भी ऐसा लग रहा था कि पर्ल हार्बर एक शैलो बीच है, तो यहाँ पे एक एरियल टॉर्पीडो अटैक नहीं हो सकता। एडमिरल किमिल और उनके आर्मी काउंटर पार्ट जनरल वॉल्टर शॉर्ट को सबसे बड़ा डर यह था कि ग्राउंड बेस साबोटाज हो सकता है बेस के ऊपर, मतलब जो लोकल जापानीज स्पाइज हैं या फिर जापानीज अमेरिकन लोग हैं वही उनकी बेस के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो जितनी भी उन्होंने प्रिपरेशन की थी वो अपने बेस को लोकल साबोटाज से बचाने के लिए की थी। साबोटाज से बचाने के लिए किमिल ने ये ऑर्डर दिया कि बेस के ऊपर सिर्फ कुछ ही मशीन गन्स हैं जिनके ऊपर हम एमिनेशन रखेंगे, बाकी सारा एमिनेशन लॉक कर दो ताकि इसको कोई चुरा ना सके, उसको डैमेज ना कर सके। इसी दौरान फ्लीट के कई कैप्टन और ऑफिसर्स अपने शिप पे अलर्ट मोड में नहीं थे बल्कि शोर पे थे। जनरल शॉर्ट ने भी अपनी तरफ से साबोटाज के अगेंस्ट आर्मी ट्रूप्स को हाई अलर्ट पे डाला। उन्होंने वॉशिंगटन को अपने स्टेप्स के बारे में बताया और जब उनको कोई रिप्लाई नहीं आया तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि हाई कमांड भी उनकी अंडरस्टैंडिंग से एग्री करता है कि सबसे बड़ा जो खतरा है पर्ल हार्बर को वो लोकल साबोटाज से है। इसी अजम्पशन के बेसिस पे शॉर्ट ने डिसाइड किया कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को रेडी एम्यूनिशन के साथ डिप्लॉय नहीं किया जाएगा बल्कि एम्यूनिशन को लॉक करके रखा गया। इसी अजम्पशन के बेसिस पे जनरल शॉर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया। आर्मी एयरफोर्सेस के सारे प्लेन्स को एक ही जगह पे विंग टिप टू विंग टिप एक साथ खड़ा करके ओपन में रख दिया गया। इसका पर्पस ये था कि अगर लोकल साबोटाज करने की कोशिश करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि सब कुछ सामने दिख रहा है हम लोग को। और जब ये सारे प्लेन सामने खड़े हैं तो उनको गार्ड करना आसान होगा। पर ये बात वो नहीं जानते थे कि जो सारे प्लेन्स उन्होंने साथ में खड़े कर दिए ओपन में, वही जाके उनके लिए बाद में सबसे बड़ी समस्या बनेगी। जापानीज फ्लीट जहां पे अटैक करने के लिए आ रही थी वो 7 दिसंबर को अब यहां से सिर्फ 230 मील दूर थी। पहली वेव में 183 जापानीज एयरक्राफ्ट और दूसरी वेव में 167 एयरक्राफ्ट लॉन्च किए गए। तो कुल मिला के पर्ल हार्बर के अटैक में 350 जापानीज प्लेन्स यूज हुए थे। इनमें ये एयरक्राफ्ट शामिल थे नाकाजिमा B592 केट बॉम्बर्स, आइची D3A1 वैल डाइव बॉम्बर्स और मित्सुबिशी A6M2 जीरो फाइटर्स। इनका काम यह था कि जो बॉम्बर्स जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना और ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटीज और क्रू के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना। 6:45 और 7 AM के बीच में ओआहू पर एक नई इंस्टॉल हुई ओपनर रडार यूनिट ने एक जापानीज रिकॉनेसेंस फ्लोट प्लेन को डिटेक्ट किया। रडार ऑपरेटर ने अपने सीनियर को बताया कि ये कुछ प्लेन यहाँ पे दिख रहा है, पर उसके सीनियर ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उनको ऐसा था कि हमारे ही प्लेन्स होंगे। फाइनली जब जापानीज प्लेन्स पर्ल हार्बर के ऊपर पहुंचे तो 7:55 पे उन्होंने अपने टॉर्पीडोज लॉन्च किए। इस टाइम पे पर्ल हार्बर पे जितने अमेरिकन सोल्जर्स थे ज्यादातर वो या तो ब्रेकफास्ट कर रहे थे या तो सो रहे थे, और इसी वजह से जापानीज फोर्स ने इस अटैक में कंप्लीट सरप्राइज अचीव किया। पर्ल हार्बर के इस अटैक में अमेरिकन्स ने 4 बैटलशिप्स को गवा दिया,
4 बुरी तरह डैमेज हुई, 188 एयरप्लेन्स डिस्ट्रॉय हुए और 159 डैमेज हो गए और कुल 2403 लोग मारे गए। उनके सामने जापानीज लॉसेस बहुत ही कम थे। उन्होंने 29 एयरप्लेन्स को गवाया और 75 डैमेज हुए और कुल मिला के 129 लोग मारे गए। जब आप इनके लॉसेस को कंपेयर करते हो तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि जापान की ये वन साइडेड विक्ट्री थी, ये कंप्लीट टैक्टिकल विक्ट्री थी। इसके बावजूद भी अमेरिकन के फेवर में 2 बड़ी चीजें हुई। पहली चीज, जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पर्ल हार्बर पे रहते थे वो उस समय उस दिन वहां पे थे ही नहीं। और दूसरी चीज, नेवल शिपयार्ड जहां पे शिप्स पे रिपेयर का काम होता है और ऑयल स्टोरेज टैंक फार्म जहां पे ऑयल स्टोर होता है, ये दोनों जगह इस अटैक में डैमेज नहीं हुई थी। और इसी वजह से इस अटैक के बाद जो रिपेयर का काम था वो बहुत तेजी से शुरू हो गया और इसके 6 महीने के बाद ही अमेरिकन नेवी एक बार फिर से तैयार हो गई जापान की नेवी को इंगेज करने के लिए और बैटल ऑफ मिडवे में उनको हराया भी था। क्योंकि यामामोतो चाहते थे कि ये अटैक इतना जोरदार हो और इतना डिस्ट्रक्टिव हो कि अमेरिकन रिजॉल्व टूट जाए हमसे लड़ाई करने की, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए यामामोतो ने कहा था कि ऑल दिस अटैक हैज अचीव्ड इज वेक अप अ स्लीपिंग जायंट एंड फिल हिम अप विद अ टेरिबल रिजॉल्व। इस तरह से पर्ल हार्बर का अटैक जापान के लिए एक टैक्टिकल विक्ट्री था पर एक स्ट्रेटेजिक लॉस था, क्योंकि इस अटैक ने अमेरिका की जनता को, वहां की मिलिट्री को पूरी तरह एकजुट कर दिया जापान से लड़ने के लिए। तो लॉन्ग टर्म देखा जाए तो जापान का सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ और अल्टीमेटली फिर अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी गिराए थे। जहां तक बात रही यामामोतो की, तो अमेरिकन पर्ल हार्बर के अटैक के लिए यामामोतो को जिम्मेदार मानते थे और इसीलिए उन्होंने यामामोतो को असैसिनेट करने के लिए एक स्पेशल मिशन बनाया था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वीडियो ऑलरेडी देखा है तो आपको पता होगा कि उस मिशन का कोड नेम क्या था। अगर आपको नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में डिटेल में जानना है कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, लड़ाई के दौरान क्या हुआ, तो मैंने वर्ल्ड वॉर 2 की एक डिटेल प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।